हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माय सेल्फ कृष्णा गुप्ता। चलिए आज अपन वेव चैप्टर का रिवीजन करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अपन वेव क्या होती है। वेव होती है, वेव इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। वेव एक ऐसा फॉर्म होता है जिससे अपनी क्या होती है, एनर्जी ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। वेव क्या करता है, अपना एनर्जी को भी ट्रांसफर करता है और मोमेंटम को भी ट्रांसफर करता है। ठीक है, वेव अपना एनर्जी को भी ट्रांसफर करेगा और मोमेंटम को भी ट्रांसफर करेगा। अब अपन देखते हैं, अपनी आती है दो टाइप की वेव, मैकेनिकल वेव और नॉन मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव ऐसी जिसको अपने को मीडियम की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, मैकेनिकल वेव ऐसी जिसकी अपने मीडियम की रिक्वायरमेंट होगी, जैसे कि अपना साउंड वेव। अगर आप साउंड साउंड अगर आपको एयर में बोलोगे तो आपको ज़्यादा तेज सुनाई देगी। अगर वैक्यूम में बोलोगे तो आप कितनी भी तेज से चिल्ला लो, आपको साउंड सुनाई नहीं देगी। तो ये अपनी क्या करती है, साउंड वेव मीडियम पे डिपेंड करती है। तो ये अपनी क्या होगी, मैकेनिकल वेव। अब ऐसे वाले वेव जो अपने मीडियम पे डिपेंड नहीं करते, वो आते हैं नॉन मैकेनिकल वेव। नॉन मैकेनिकल वेव, लाइट को चाहे आप वैक्यूम में डालो तो भी वैसी की वैसी है, और चाहे आप एयर में डालो तो भी वैसी की वैसी है। तो अपनी लाइट मीडियम पे डिपेंड नहीं करती। अब अपन देखते हैं ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव। देखो, ट्रांसफर वेव का मतलब है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन ऑफ वेव। तो उसको अपन बोलते हैं ट्रांसफर वेव। जैसे कि अपनी जो लाइट वाली जो होती है ना, वो अपनी कैसी होती है, ट्रांसफर वेव होती है। क्योंकि आपको मालूम है कि अपनी, देखो, आपने ईएम वेव अगर पढ़ा हो चैप्टर क्लास 12th में, तो अगर अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी बाई में है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी बाई में है, मैग्नेटिक फील्ड अपनी जेड में, तो अपनी जो वेव जाती है वो प्लस एक्स में आती है। तो ये परपेंडिकुलर टू इट्स वेव मोशन हो गया, नहीं हो गया, तो ये अपना कौन सी हो गई, ट्रांसवर्स वाली। अब अपन बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनल वाली। तो जिस डायरेक्शन में अपनी वेव जा रही होगी, उसी डायरेक्शन में अपने क्या जा रहे होंगे, पार्टिकल्स भी जा रहे होंगे, तो उसको अपन बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, उसको अपन बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। और ट्रांसफर वेव अपनी सॉलिड और लिक्विड सरफेस पे होती है, और किसमें होती है, शियर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी में। ये अपनी लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में होती है। और इसमें जो आता है अपना बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी आता है। ठीक है, इसमें अपना कौन सा आता है, शियर मॉड्यूलस आता है। इसमें अपना आता है बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। नोट, इन वाटर वेव्स समटाइम लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकती है और समटाइम ट्रांसवर्स भी हो सकती हैं। वाटर की जो लेयर है, अगर अपन वाटर में कोई भी पत्थर डालते तो अपने को देखा है गोल 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 ऐसे रिपेल सी बनती है। ठीक है, तो वो भी अपनी क्या होती है, वेव होती है। समटाइम या तो वो लॉन्गिट्यूडनल होंगी, या फिर अपनी कैसी होंगी, वो ट्रांसवर्स होंगी। ठीक है, तो अब अपन बात करते हैं इक्वेशन ऑफ वेव। तो इक्वेशन ऑफ वेव आती है, इक्वेशन ऑफ हार्मोनिक वेव। तो y इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा, ए साइन ब्रैकेट में ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स। ठीक है, ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स। और यहाँ पे जो के है ना, के आपका वेव नंबर है। ठीक है, के आपका क्या है, वेव नंबर है। के आपका क्या है, वेव नंबर है। ठीक है, तो आपको ये जो ध्यान रखना है कि अपना क्या है, इसमें वेव नंबर है, और इसमें छोटे छोटे टर्म्स आते हैं, तो मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। ठीक है, तो आप देखो, अपना ये के होता है ना, इसको अपन बोलते हैं वेव नंबर। के की जो वैल्यू आती है वो 2π/λ आती है। ठीक है, के की वैल्यू आती है 2π/λ, और इसमें आएगा ओमेगा, वो आता है 2π/t। ठीक है, इसको अपन दूसरे उसमें लिख सकते हैं 2π/f, सॉरी 2π/f। और मैं आपको बताऊं, जो आपकी वेव वेलोसिटी जो आएगी, ठीक है, वेव वेलोसिटी जो आएगी वो अपनी आएगी ओमेगा/k से। ठीक है, ओमेगा/k से, या फिर आपसे कोई भी बोल देगा कि टी का कंपोनेंट, टी का कोफिशिएंट अपॉन एक्स का कोफिशिएंट। क्योंकि आप देख सकते हो ना, अपनी जो इक्वेशन होती है वो होती है ए साइन ओमेगा टी ब्रैकेट में के एक्स प्लस माइनस, सॉरी, हाँ, ए साइन ओमेगा टी ब्रैकेट में प्लस माइनस के एक्स। तो आप देख सकते हो जी, अपना एक्स का कोफिशिएंट कौन है, एक्स है, और टी का कोफिशिएंट कौन है, ओमेगा है। तो आप ऐसे, आपको ऐसे भी देख सकता है। और ये तो फॉर्मूला होता है ये आपका किसका, स्पीड ऑफ वेव का। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं जो इसके बीच का रिलेशन जो आता है ना, जो इनके बीच का रिलेशन आता है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल वर्सेस वेलोसिटी ऑफ वेव का, तो वो आप देख सकते हैं। देखो, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ओमेगा/के इज इक्वल्स टू एफ इंटू लेमडा भी लिख सकते हैं। किससे, 2π/f से दोनों को बढ़ देंगे। ओमेगा को क्या लिखेंगे, 2π/f, और के को क्या लिखेंगे, 2π/λ। तो 2π से 2π कैंसिल, तो f इंटू लेमडा जी हो गया। अब अपन देखते हैं पार्टिकल्स ऑफ वेलोसिटी। ठीक है,
वेलोसिटी पार्टिकल्स की क्या होती है, पार्टिकल जो अपने वेव्स में होते हैं उनकी वेलोसिटी क्या होती है, तो उसको अपन लिखते हैं किससे, वो होती है अपनी बीपी, बीपी इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी टी। ठीक है, अगर अपना देखो मैं आपको बताऊं, अगर आपका ये ऐसा ग्राफ है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ है, ठीक है, तो इसका जो अपना स्लोप है, इस ग्राफ का जो स्लोप है वो अपना क्या दे देगा, इस ग्राफ का जो थीटा है, थीटा, वो अपना क्या दे देगा, वो अपना दे देगा वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। और वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल होता है वो माइनस माइनस टाइम्स ऑफ माइनस टाइम्स ऑफ स्लोप होता है। ठीक है, माइनस टाइम्स ऑफ स्लोप होता है। तो आपसे पूछ सकता है कि ये बताओ कि ये अपने ऐसी क्या है, वेव है, ठीक है, जे इधर पॉइंट दे दिए इसने, जे इधर पॉइंट दे दिए, तो बताओ अपनी जो पार्टिकल की वेलोसिटी किधर पॉजिटिव, मतलब किधर जाएगा अपना पार्टिकल, ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, तो अपना इससे इससे पता चलता है वो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल जो होता है ना, माइनस टाइम्स ऑफ स्लोप होता है। अगर मान लो अपना स्लोप, अगर मान लो अपना स्लोप आ रहा है कैसा, पॉजिटिव, स्लोप मान लो अपना आ रहा है पॉजिटिव, तो जो ओवरऑल वैल्यू कैसी होगी, नेगेटिव। तो मान लो जे वाला जो पार्टिकल है ना, ए वाला, वो जाएगा नीचे। अब जब मैं बी वाला बना रहा हूँ, बी पे अगर आप टेंजेंट खींचोगे तो इसमें स्लोप आएगा वो नेगेटिव आएगा, क्योंकि 90 से बड़ा है, 90 से बड़ा तो नेगेटिव। अगर स्लोप नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो जो बी वाला पॉइंट है ना वो अपना कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। तो आपसे ऐसे सवाल काफ़ी बार पूछ लेता है, तो आपको ये जो है ध्यान में होना चाहिए। ठीक है, तो अपन अब आगे चलते हैं। देखो आपने ये तो सुना ही होगा, फेज डिफरेंस, पार्ट डिफरेंस। ठीक है, फेज फेज डिफरेंस जो जो मैंने अभी आपको इक्वेशन लिख के दिखाई थी, इसमें अपना एक और आता है, वो आता है अपना फेज डिफरेंस। पाई इज इक्वल्स टू ए साइन के एक्स प्लस माइनस ओमेगा टी प्लस फाई। ठीक है, क्या होता है प्लस फाई, तो फाई जो होता है ना अपना, ये फेज डिफरेंस होता है। और एक आता है अपना डेल्टा एक्स, ये अपना होता है पार्ट डिफरेंस। ठीक है, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, अगर मान लो इसके बीच में अपने को क्या लिखा रहा है, माइनस लिखा रहा है, तो इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है, एक तो ये जो वेव है, आप देखो, एक तो जो इसके पार्टिकल्स हैं वो तो अपने किस में आ रहे हैं, बाई में आ रहे हैं। ठीक है, वो अपने किस में आ रहे हैं, बाई में आ रहे हैं, यानी कि जो वेव है ना कुछ ऐसी बन रही है, वे अपनी कुछ ऐसी बन रही है, जो इसके पार्टिकल्स हैं वो तो अपने बाई में ऑसिलेट कर रहे हैं। ठीक है, वो तो अपने बाई में जा रहे हैं, और जो वेव प्रोपोगेट हो रही है वो अपनी प्लस एक्स में हो रही है। ठीक है, जब भी इन दोनों के बीच में माइनस मिल जाए तो इसका मतलब आप समझ जाओ प्लस एक्स में जा रही है वेव, और इन दोनों में अगर प्लस मिल जाएगा तो अपनी पीछे की तरफ जाएगी, यानी कि माइनस एक्स की तरफ जाएगी। तो आपको ये साइन कन्वेक्शन का भी ध्यान रखना है, ये पूछ लेता है कभी कभार आपको, अगर आप नीट के प्रीवियस ईयर देखोगे ना तो आपको उसमें जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आपको उसमें जरूर देखने को मिलेगा कि बताओ वेव की डायरेक्शन बताओ, बीच में माइनस होगा तो पॉजिटिव एक्स में। ठीक है, बीच में माइनस होगा तो पॉजिटिव एक्स में, अगर बीच में माइनस नहीं होगा तो अपनी नेगेटिव एक्स में। ठीक है, बीच में माइनस होगा तो पॉजिटिव एक्स में, अगर बीच में माइनस नहीं होगा तो, अगर प्लस होगा तो नेगेटिव एक्स में। ठीक है, तो इस बात का आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। अब मैं आपको बताता हूँ, अपना आता है एक तो फेज डिफरेंस वर्सेस टाइम डिफरेंस के बीच का रिलेशन, एक आता है अपना फेज डिफरेंस वर्सेस पार्ट डिफरेंस के बीच का रिलेशन। तो ये दोनों भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, तो आप इसको याद रखें। ठीक है, डेल्टा फाई जो होता है वो 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स होता है। एक तो ये वाला, एक डेल्टा फाई जो होता है 2 पाई बाई टी, टी क्या होता है अपना टाइम पीरियड इंटू डेल्टा टी। ठीक है, तो डेल्टा फाई आपको मालूम है क्या है, ये अपना है, ये अपना क्या है, ये अपना फेज डिफरेंस है। ठीक है, और ये डेल्टा टी जो है ये अपना क्या है, ये अपना टाइम डिफरेंस है। और डेल्टा एक्स आपको मालूम है ये अपना पार्ट डिफरेंस है। क्या है, ये अपना पार्ट डिफरेंस है। अब अपन बात करते हैं, अब अपनी आती है वेलोसिटी। ठीक है, अब आपको पूछी जाती है कि बताओ स्ट्रिंग की वेलोसिटी बताओ इन ट्रांसफर्स नेचर। ठीक है, स्ट्रिंग की वेलोसिटी बताओ इन ट्रांसफर नेचर। तो ट्रांसफर अपन लॉन्गिट्यूडनल वाली किस में पढ़ते हैं, उसमें पढ़ते हैं साउंड वेव में। और स्ट्रिंग वाली जो है, ठीक है, वेव्स ऑन स्ट्रिंग जो पढ़ते हैं वो अपनी ट्रांसफर नेचर में पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला आता है सिंपल सा, वो अपना आता है अंडर रूट में टी अपॉन म्यू। ठीक है, टी अपॉन म्यू, अंडर रूट में टी अपॉन म्यू, जहाँ पे म्यू जो होता है ना वो होता है मास पर यूनिट लेंथ। ठीक है, म्यू जो होता है अपना वो मास पर यूनिट लेंथ होता है। तो आप इसमें बदल के ये भी तो लिख सकते हो, जे क्या गलत हो जाएगा, टी अपॉन एम बाई एल, एल ऊपर भेज दिया मैंने। ठीक है, तो आपसे अब इसमें कुछ और रिलेशन पूछ लेगा, जैसे मान लो आपसे पूछेगा,
अगर आप इसको उसमें बदल दो, इसको आप बदल दो वॉल्यूम वगैरह में, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, रो इज इक्वल्स टू एम बाई बी। तो जो रो इज इक्वल्स टू एम इंटू जी हो जाएगा। ठीक है, एम की वैल्यू जो मैंने डाल दी रो इंटू वी डाल दी, तो इधर आप रो इंटू वी डाल दो, तो वी इज इक्वल्स टू टी अपॉन रो इंटू वी। ठीक है, बी को अगर आपको अलग से एरिया 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 में भी दे सकता है। ठीक है, तो बी को अपन क्या लिख सकते हैं, बी को अपन ये भी तो लिख सकते हैं एरिया इंटू लेंथ। तो देखो एल से आपकी एल कैंसिल, तो एक और फॉर्मूला बन गया टी अपॉन टी, क्या है यहाँ पे टेंशन है। ठीक है, टी यहाँ पे क्या है टेंशन है। टी आप टाइम पीरियड ना समझे, टी अपना क्या है टेंशन है यहाँ पे टेंशन। ठीक है, टी अपना क्या है यहाँ पे टेंशन है। तो आपका एक और फॉर्मूला बन गया। तो ऐसे जो आपको मॉडिफाई करके देता रहेगा, बाकी जो जो मेन फॉर्मूला है वो तो अपना यही है। आपको म्यू ध्यान रखना है, म्यू जो होता है वो क्या होता है, मास पर यूनिट लेंथ होता है। ठीक है, मास पर यूनिट लेंथ, इसी को अपन क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट भी बोलते हैं काफ़ी बार। ठीक है, अगर आपने सुना हो तो आप करंट इलेक्ट्रिसिटी में सुनते हो वोल्टेज अपॉन लेंथ। और ठीक है, या तो आपको ये दे देगा या फिर आपको बोल देगा मास ग्रेडियंट। ठीक है, इसको अपन बोलते थे क्या, पोटेंशियल ग्रेडियंट। अगर आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा हो पोटेंशियोमीटर में, तो जिसको भी अगर अपन किसी भी चीज़ को लेंथ से डिवाइड करते हैं तो उसको अपन क्या बोल देते हैं, ग्रेडियंट बोल देते हैं। तो आपको इधर मास ग्रेडियंट भी बोल सकता है घुमाने के लिए। ठीक है, वरना तो आपको यूनिट दे ही रखी होगी तो आप उससे भी पहचान सकते हो। अब अपन चलते हैं आगे, अब अपन देखेंगे इंटेंसिटी, इंटेंसिटी का रिलेशन, फ्रीक्वेंसी का रिलेशन। ठीक है, इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड वगैरह का रिलेशन देखेंगे, मैक्सिमम मिनिमा की बात करते हैं। चलिए फिर अपन देखते हैं आगे, चलिए आगे देखते हैं। तो आप देखो, मैं आपको इंटेंसिटी ऑफ वेव का ये फॉर्मूला बता दे रहा हूँ, पर आपको फॉर्मूला ये तो काफ़ी बड़ा है तो आप इसको याद तो कर नहीं पाओगे। पर आप ये ध्यान रखना कि किसके कैसा प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, ये अपना क्या आता है, इंटेंसिटी ऑफ वेव का फॉर्मूला आता है। ठीक है, ये अपना क्या आता है, इंटेंसिटी ऑफ वेव का फॉर्मूला है। ठीक है, ये अपना क्या है, इंटेंसिटी ऑफ वेव का फॉर्मूला है। उसमें से आपको खाली यही याद रखना है कि जो इंटेंसिटी होती है वो ए स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इंटेंसिटी होती है वो एफ स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एफ क्या है यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, आपको ध्यान रखना है जो अपनी इंटेंसिटी होती है वो ए स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और इंटेंसिटी होती है एफ स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ए स्क्वायर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और एफ स्क्वायर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, और आपसे पूछे अगर अपना पॉइंट सोर्स दे रखा है तो आपसे डिस्टेंस के बारे में पूछे, ठीक है, डी के बारे में पूछे, तो पॉइंट सोर्स के लिए होती है अपनी डी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। और आपको कोई लीनियर चार्ज है तो इंटेंसिटी पूछी जाए तो वो अपनी होती है खाली डी के प्रोपोर्शनल। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, डी के कैसी होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, पॉइंट चार्ज के लिए डी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। ये आपको है ना वेव ऑप्टिक्स जब आप पढ़ोगे तो आप उसमें भी देखते हो वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंटेंसिटी डी पे एफ पे ए पे कैसे डिपेंड करती है। ठीक है, तो आप ये सब कर लोगे, मैंने आपको ये फॉर्मूला बता दिया। अगर आपको ये पूरा फॉर्मूला याद नहीं रहा तो आपको ये प्रोपोर्शनलिटी तो याद रखनी है कि आई कैसे डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड पे, आई कैसे डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे। ठीक है, आई कैसे डिपेंड करता है डिस्टेंस पे। तो इन सब की जानकारी आपको होनी चाहिए, तभी आप इनके सवाल कर पाओगे। ठीक है, और मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है, जब आप ये वीडियो देख लें तो है ना आप इसके एक बार प्रीवियस ईयर जरूर लगा के देखें, तो आप जो जितने भी फॉर्मूला बेस्ड सवाल होंगे आप आसानी से कर ले जाएंगे। और एक बार अगर आपने डिटेल में चैप्टर पढ़ रखा होगा तो और ही आसान हो जाएगा इसको करना। ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा मुश्किल चैप्टर नहीं है, थोड़ा बहुत ही पार्ट इसका मुश्किल है, बाकी तो फॉर्मूला बेस्ड ही है। ठीक है, और आपने सवाल जो आते हैं नीट में वो भी ज़्यादातर कैसे आते हैं, फॉर्मूला बेस्ड ही आते हैं। अपन आगे बात करते हैं, अपन देखते देखो इंटरफेरेंस ऑफ वेव। ठीक है, इंटरफेरेंस का मतलब है कोई भी दो वेव का जुड़ना। ठीक है, कोई भी दो वेव का जुड़ना आपस में। तो एक अपनी वेव इक्वेशन दे रखी है, y इज इक्वल्स टू ए वन साइन ब्रैकेट में ओमेगा T1 प्लस एक्स के x1। ठीक है, दूसरी अपनी दे रखी है y2 इज इक्वल्स टू A2 साइन ओमेगा 2, y2 इज इक्वल्स टू A2 साइन ओमेगा 2 प्लस के एक्स टू। ठीक है, प्लस क्या दे रखी है KX2। तो अपन इन दोनों को जोड़ देंगे तो इससे क्या आ जाता है, अपना बाई नेट आ जाता है। तो बाई नेट क्या होगा, y1 प्लस y2। और अगर मान लो अपना फेज डिफरेंस पूछा गया हो तो इस पूरे जो अंदर ब्रैकेट को होते हैं ना, इस पूरे ब्रैकेट को मैंने आपको HHM में भी बताया था, इस पूरे ब्रैकेट को अपन क्या बोलते हैं, फेज बोलते हैं। ठीक है, तो फेज डिफरेंस मांगे इन दोनों के बीच का, तो अपन इसमें से जो बड़ा होगा उसमें से छोटे को माइनस कर देंगे। तो अपना क्या आ जाएगा यहाँ पे,
फेज डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। तो अपना क्या आ जाएगा यहाँ पे, फेज डिफरेंस आ जाएगा। अब मान लो आपको रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड पूछे, ठीक है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड और रिजल्टेंट इंटेंसिटी पूछे, तो आप क्या करो, ठीक है। तो जो अपनी इंटेंसिटी होती है, पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है, इंटेंसिटी जो होती है वो ए स्क्वायर के कैसी होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। ए स्क्वायर की कैसी होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो अपना जो इधर से ए नेट जो आता है ना, ए नेट आता है वो क्या आता है, A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाइव, ठीक है, 2A1 A2 कॉस फाइव। और मैं अगर बात करूँ इंटेंसिटी आई नेट का, तो आई नेट का क्या होता है, आई नेट का आप चाहो तो इधर से भी निकाल सकते हो। जो आई नेट, आई जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, ए के, ए स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो आप इधर से ये भी निकाल सकते हो कि ये अपना I1 प्लस I2 प्लस अंडर रूट में I1 इंटू I2 कॉस फाइव। ये दोनों है ना अपने रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड और रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालने के लिए होते हैं, ठीक है। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड और रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालने के लिए ये वाले जो अपने आते हैं, ठीक है। तो आप इनको याद रखना। अब अपन बात करते हैं, इसी में अपने दो आते हैं, एक तो आता है कंस्ट्रक्टिव, ठीक है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एक आता है अपना डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। एक आता है कंस्ट्रक्टिव और एक आता है अपना डिस्ट्रक्टिव। तो आपको ध्यान रखना कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव में अंतर क्या है। देखो कंस्ट्रक्टिव जब भी आए तो अपना किसकी बात करेगा, हमेशा मैक्सिमा की, ठीक है, किसकी बात करेगा, मैक्सिमा की, मैक्सिमा। और डिस्ट्रक्टिव हमेशा जब भी आए तो अपनी बात करेगा मिनिमा की, ठीक है, किसकी बात करेगा, अपनी मिनिमा की। और अपन मैं बताऊं आपको, अगर आपको ए नेट मैक्सिमम पूछे तो A1 प्लस A2 कर देना, मिनिमम पूछे तो A1 माइनस A2 कर देना, ठीक है। और आपका आई रिजल्टेंट यानी कि वो इंटेंसिटी रिजल्टेंट पूछे तो आपका वो कैसे लिख लेगा, तो अंडर रूट I1 प्लस I2 का होल स्क्वायर कर देना। तो आपका यहाँ से मैक्सिमा की इंटेंसिटी आ जाएगी, और मिनिमा की कैसे आएगी, इन दोनों को माइनस कर देना, ठीक है ना। तो आपकी मिनिमा की इंटेंसिटी आ जाएगी। तो ये आपको जो है ध्यान में रखने हैं। और अपने जो आते हैं ना इसमें फाई और डेल्टा एक्स के भी रिलेशन आते हैं। जो फाई का जो रिलेशन आता है वो आता है टू पाई इंटू एन, ठीक है, 2 पाई इंटू एन। और जो अपना डेल्टा एक्स का जो आता है वो आता है एन लेमडा, ठीक है, वो आता है अपना क्या, एन लेमडा। वो अपना क्या आता है, एन लेमडा आता है, ठीक है, वो अपना क्या आता है, एन लेमडा आता है। मैंने आपको डेल्टा फाई और डेल्टा एक्स का भी बता दिया इसमें। अब बात करते हैं अपनी किसकी, डिस्ट्रक्टिव में। डिस्ट्रक्टिव में जो आता है अपना वो आता है 2 पाई 2+1 एन इंटू पाई। ये अपना किसका आता है, इसका आता है डेल्टा फाई का। अगर आपको एक का भी याद है तो आप उसको दूसरे से निकाल लोगे, वो तो रिलेशन आपको मालूम ही है, ठीक है। और आपका इसमें उसका जो आता है वो भी आप इससे निकाल सकते हो। देखो मैं बताऊं, जैसे मेरे को इसका निकालना है, उसका कैसे निकालूंगा मैं, तो डेल्टा फाई का अपने को मालूम है, डेल्टा फाई का क्या है अपना, डेल्टा फाई का यही तो है, डेल्टा फाई होता है 2 पाई इंटू डेल्टा एक्स, ठीक है, आपको दिख रहा है ना, 2 पाई इंटू डेल्टा एक्स। तो मैं यहाँ से पाई कैंसिल कर दूं और देखो ये आ गया अपना, ये आ गया अपना डेल्टा एक्स, इसका डिस्ट्रक्टिव का आ गया, ठीक है, किसका आ गया, अपना डिस्ट्रक्टिव का आ गया। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और एक और चीज पूछी जाती है अपनी, मैक्सिमा इंटेंसिटी बाई मिनिमा इंटेंसिटी का रेशियो। अगर आपका एम्पलीट्यूड दे रखा हो तो A1 प्लस A2 अपॉन A1 माइनस A2, इसका होल स्क्वायर और इसका भी होल स्क्वायर, ठीक है। तो आप इससे जो है निकाल लेना, आपका आसानी से आ जाएगा। अब अपन बात करते हैं इसमें रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन ऑफ वेव ऑन अ स्ट्रिंग, ठीक है, रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन ऑफ वेव ऑन अ स्ट्रिंग। तो आप देखो, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन कैसे होता है। एक तो आपसे ये पूछा जाता है कि ये मान लो अपनी एक रस्सी है, ठीक है, और ये बंधी हुई है अपनी फिक्स्ड बंधी हुई है। ये अपनी कैसी बंधी हुई है, फिक्स बनी हुई है। तो मैंने क्या करी, इसमें डाली एक वेव,
इसमें क्या डाली, वेव। तो ये जब ये लौट के आएगी ना, अभी तो इस डायरेक्शन में आ रही है, जब ये लौट के आएगी तो जब इसमें अपना जो इसमें अपना कोई भी फेज डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है, इसमें अपना क्या कोई भी नहीं आएगा, कोई फेज डिफरेंस नहीं आएगा। और अपनी अगर, ठीक है ना, ये अपनी कैसी है अभी, लूजली बाउंड है, ठीक है, ये अपनी कैसी है अभी, लूजली है, यानी कि मैंने अभी इसको इस एंड से फिक्स नहीं करा है। इधर मान लो कि रस्सी है, उसमें मैंने एक रिंग में बांध रखी है, और मैंने इसको जब झटका मारा तो अपनी वेव बनी, इधर गई और इधर से इसी फेज में वापस आ गई। अब मैं मान लो फिक्स्ड कर दूं, ठीक है, एक तरफ से अब मैं क्या कर दे रहा हूँ, फिक्स कर दे रहा हूँ, अब नहीं आ सकती है। तो अब जो आएगी ना, ये उल्टी होके आएगी, ठीक है। अब जो इसका फेज डिफरेंस जो हो गया ना, वो किस डेल्टा फाई जो हो गया, वो अपना कितना हो गया, पाई के बराबर हो गया। वो कितना हो गया अपना, पाई के बराबर हो गया, ठीक है। तो इस वाली कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, इस वाली कंडीशन को बोलते हैं अपन रिफ्लेक्शन, ठीक है, और इस वाली कंडीशन को बोलते हैं अपन ट्रांसमिशन, ठीक है। इस वाली कंडीशन को अपन क्या बोल रहे हैं, ट्रांसमिशन, और नीचे वाली कंडीशन को बोल रहे हैं अपन रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो अपन इसमें देखते हैं कि अपना क्या क्या चीज बदलती है, कैसे क्या होता है, तो वो मैं आपको भी बताता हूँ। तो आप देखो, जो अपना वेलोसिटी है, पहले अपन बात कर रहे हैं वेलोसिटी, तो रिफ्लेक्शन में क्या होगी, सेम होगी, पर ट्रांसमिशन में अलग हो जाएगी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी अपनी रिफ्लेक्शन में सेम होगी, फ्रीक्वेंसी देखो दोनों में सेम होती है। फ्रीक्वेंसी आपको ध्यान रखना है, जब भी आपका वेव का सवाल आए तो आपको ध्यान रखना है, जब भी अगर अपना सोर्स बदलेगा नहीं, ठीक है, जब तक अपना सोर्स नहीं बदलेगा तब तक अपनी फ्रीक्वेंसी बदल नहीं सकती, तो दोनों में फ्रीक्वेंसी क्या होगी, सेम होगी। पर अगर अपने स्पीड अगर एक में सेम है और दूसरे में चेंज हो रहा है, तो अपना लैम्डा भी जो है एक में सेम रहेगा, दूसरे में क्या रहेगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है, दूसरे में क्या हो जाएगा, अपना चेंज हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हो। अब मैं बात करूं अपना रिफ्लेक्शन की, तो देखो रिफ्लेक्शन में ऐसे गई और उसका उल्टा होकर वापस आई, तो इसमें फेज डिफरेंस जो आ रहा है वो कितने का आ रहा है, अपना पाई का आ रहा है। और मैं बात करूं ट्रांसमिशन में, तो इसमें कोई भी फेज डिफरेंस नहीं आता, जैसे जाता है वैसे ही वापस आ जाता है, ठीक है, जैसे जाता है अपना वैसे ही वापस आ जाता है। रेयरर टू डेंसर जाएगा, ठीक है, रेयरर टू डेंसर जाएगा, पर उसमें जो है फेज डिफरेंस पाई का आता है। इसमें अगर रेयरर टू डेंसर जाएगा तो इसमें कोई भी फेज डिफरेंस नहीं आता, आपको ध्यान रखना है। इसमें जाएगा तो ट्रांसमिशन में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं आएगा, इसमें आता है तो अपना कितने का आता है, पाई का आता है। वेलोसिटी सेम, चेंज, ठीक है, इसमें वेलोसिटी सेम होती है, इसमें चेंज होती है। फ्रीक्वेंसी दोनों में सेम होती है, लैम्डा इसमें सेम होता है, इसमें चेंज होता है, ठीक है, लैम्डा इसमें क्या होता है, सेम होता है, और इसमें चेंज होता है। अपन बात करते हैं प्रोग्रेसिव वेव की, ठीक है। तो अपन जब चल रहे हैं प्रोग्रेसिव वेव और स्टैंडिंग वेव, ठीक है, प्रोग्रेसिव वेव और स्टैंडिंग वेव। देखो प्रोग्रेसिव वेव को क्या चाहिए रहता है, इसको मीडियम चाहिए और एक फाइनाइट वेलोसिटी चाहिए, पर अपनी स्टैंडिंग वेव को ज़्यादा मीडियम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। और इसमें क्या होती है, अपनी प्रोग्रेसिव वेव में एनर्जी ट्रांसमिट होती है, पर इसमें कोई भी एनर्जी ट्रांसमिट नहीं होती, ठीक है, स्टैंडिंग वेव में अपनी कोई भी एनर्जी ट्रांसमिट नहीं होती, इसमें क्या होती है, अपनी एनर्जी ट्रांसमिट होती है। और देखो इसमें फेज ऑफ वाइब्रेशन वेरीज कंटिन्यूअसली फ्रॉम पार्टिकल टू पार्टिकल। इसमें क्या होगा, जितने भी पार्टिकल होंगे उसके फेज डिफरेंस सबका अलग अलग होगा, सबका अलग अलग होगा। पर अपन स्टैंडिंग वेव में बात करें तो इनके जितने भी पार्टिकल हैं उन सबका फेज डिफरेंस कैसा होगा, सेम होगा, उन सबका फेज डिफरेंस कैसा होगा, सेम होगा। अब देखो अपना प्रोग्रेसिव वेव में क्या होता है, जो अपन ये बात कर रहे थे ना, तो ये सारी प्रोग्रेसिव वेव थी। अब अपन आगे चल के बात करेंगे स्टैंडिंग वेव की। तो देखो प्रोग्रेसिव वेव में कोई भी पार्टिकल जो है रेस्ट पे ही रहता, एक बार जाएगा ऊपर, मैक्सिमा मतलब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम करेगा, फिर नीचे आएगा, एक बार जाएगा फिर नीचे आएगा, एक बार जाएगा फिर नीचे आएगा, यानी कि कोई भी अपना पार्टिकल परमानेंटली रेस्ट पे रहता नहीं है। पर देखो अपन इसमें बात करेंगे स्टैंडिंग वेव में, तो इसमें दो टाइप के पार्टिकल आते हैं, एक तो आते हैं नोड, एक आते हैं एंटी नोड। तो अपना जो नोड होता है ना, नोड हमेशा परमानेंटली अपना रेस्ट में रहता है, ठीक है, परमानेंटली हमेशा अपना ओरिजिन पे ही रहता है, वो कभी भी ऊपर नीचे नहीं करता। तो आप जे और जे इसमें डिफरेंस होता है। और ऑल पार्टिकल डू नॉट अटेन द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ऑल पार्टिकल डू नॉट अटेन दी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट साइमल्टेनियसली। इसमें जो है सारे पार्टिकल साइमल्टेनियसली डिस्प्लेसमेंट अटेन नहीं करते हैं, ठीक है। एक बार फिर से मैं और आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस बता दे रहा हूँ, प्रोग्रेसिव का और स्टैंडिंग का। देखो इसमें अपनी क्या होती है, ट्रेवल इन अ मीडियम, इसको एक मीडियम की रिक्वायरमेंट है और इसको कोई भी मीडियम की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। इसमें अपनी एनर्जी ट्रांसमिट होती है प्रोग्रेसिव वेव में, इसमें एनर्जी की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, इसमें एनर्जी की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसमें जितने भी अपने
पार्टिकल हैं उन सबके कैसे अलग अलग फेज में ट्रेवल करते हैं, पर उसमें अपना स्टैंडिंग वेव में जितने भी पार्टिकल हैं उन सबका फेज डिफरेंस सेम है। और मैं अगर आपको बात बताऊं, जो अपना पार्टिकल है उनके एम्पलीट्यूड इनमें क्या होते हैं, सब में सेम होते हैं, पर इसके एम्पलीट्यूड अलग अलग होंगे। नोड पे क्या हुआ अपना मिनिमम होता है, ठीक है, नोड पे अपना एम्पलीट्यूड क्या होता है मिनिमम, यानी कि जीरो ही बोलते हो नोड पे तो, और एंटी नोड पे सबसे मैक्सिमम होता है, ठीक है। तो इसमें अलग अलग पार्टिकल का सेम है, प्रोग्रेसिव वेव में अलग अलग पार्टिकल का जो एम्पलीट्यूड है वो सेम है, पर इसमें अलग है, स्टैंडिंग वेव में क्या है अलग है। और मैं बात बताऊं, जो अपना ऑल पार्टिकल डू नॉट अटेन मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट साइमल्टेनियसली, इसमें क्या होता है सारे पार्टिकल साइमल्टेनियसली मैक्सिमम अटेन कर ही नहीं सकते, पर इसमें कर सकते हैं। इसमें ऑल पार्टिकल्स तो नहीं, पर हाँ कर सकते हैं, मैक्सिमम पार्टिकल इसमें कर सकते हैं स्टैंडिंग वेव में, ठीक है। तो ये वाले दोनों मैंने आपको डिफरेंस के तौर पर बता दी, इन दोनों की डेफिनेशन देखो। ये सारे अपने कैसे थ्योरी वाले पॉइंट है, ठीक है, ये सारे अपने कैसे हैं, ये सारे अपने थ्योरी वाले पॉइंट है। तो आप है ना इनको थोड़ा सा ध्यान से एक बार और पढ़ लेना। प्रोग्रेसिव, स्टैंडिंग वेव, मैकेनिक, नॉन मैकेनिक, ट्रांसफर, लॉन्गिट्यूडनल, अगर आपसे थ्योरी वाला सवाल पूछ लिया तो कोशिश यही करना कि इनमें से सवाल गलत नहीं जाए, ठीक है, इनमें से सवाल क्या नहीं जाए, गलत नहीं जाए। अब अपन बात करते हैं स्टैंडिंग वेव ऑन अ स्टैंडिंग और अ स्टेशनरी वेव। देखो, या तो इसको स्टैंडिंग वेव बोल दो, स्टैंडिंग यानी कि रुकी हुई वेव, खड़ी हुई वेव, और स्टेशनरी भी मतलब क्या होता है अपना खड़ी हुई वेव, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। अब देखो, जहाँ पे भी अपना क्लोज एंड दिखाई देना तो वहाँ अपना क्या बना देना, आप नोड बना देना, ठीक है। जहाँ पे भी अपना क्या दिखाई दे, क्लोज एंड दिखाई दे, तो वहाँ अपना आप क्या बना दोगे, नोड बना दोगे, ठीक है। वहाँ आप क्या बना दोगे, नोड बना दोगे, वहाँ आप क्या बना दोगे, नोड बना देना। और जहाँ पे भी आपको ओपन एंड दिखाई दे वहाँ आप क्या बना देना, एंटी नोड बना देना, ठीक है। वहाँ आप क्या बनाओगे, एंटी नोड बनाओगे। तो आपको मालूम होना चाहिए कि दो नोड और एंटी नोड के बीच का डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस कितना होता है, ठीक है। ये अपना क्या है, नोड है, ठीक है। तो इन दोनों नोड के बीच में होता है λ/2, और एक एंटी नोड और नोड के बीच में जो होता है वो λ/4 होता है। यानी कि दो नोड के बीच में एक होता है अपना प्रेजेंट एंटी नोड, ठीक है, दो नोड के बीच में क्या होता है अपना एंटी नोड। अब अपन बात करते हैं देखो स्टैंडिंग वेव की। स्टैंडिंग वेव में अपन सबसे पहले बात करने जा रहे हैं फंडामेंटल यानी कि सबसे बेसिक फ्रीक्वेंसी, सबसे पहली वाली फ्रीक्वेंसी जो होती है वो अपनी ऐसी होती है। देखो, जो अपनी स्टैंडिंग वेव में जो मैं आपको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ये सब बताऊंगा, ये आपकी बिल्कुल रिजेंबल करेंगी किससे, ओपन ऑर्गन पाइप में, ठीक है। ओपन ऑर्गन पाइप से बिल्कुल ही आपकी रिजेंबल करती हैं, बिल्कुल ही सेम आती हैं, पर थोड़ी सी क्लोज ऑर्गन पाइप की अलग हो जाएंगी, ठीक है। तो देखो, अपन वी को क्या लिख सकते हैं, वी इज इक्वल्स टू एफ इंटू लैम्डा, ठीक है। और मैं फिर इसको क्या, मैं मुझे निकालनी है एफ, तो मैं लैम्डा को नीचे पहुंचा दूं, पहुंचा सकता हूँ ना मैं लैम्डा को नीचे। तो मैंने क्या करा, लैम्डा को नीचे पहुंचा दिया। और मैं बी को, अगर बी बी क्या है, बी जो है वेव्स ऑफ, देखो बी जो है ना वो है वेव्स ऑन स्ट्रिंग, ठीक है। बी जो है अपना वेव्स ऑन स्ट्रिंग, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट में टी वाई म्यू लिख सकता हूँ। और बी जो होता है वो एफ इंटू लेमडा होता है अंडर रूट में टी वाई म्यू, ठीक है। अंडर रूट में क्या होता है, टी वाई म्यू। तो ये मैंने कर दिया एफ इज इक्वल्स टू, और देखो जो अपना लैम्डा होता है ना, लैम्डा क्या होती है, इतने एक क्रस्ट एक ट्रफ्ट के बीच में जो होती है ना लैम्डा, वो अपनी क्या होती है, डिस्टेंस होती है, ठीक है। एक एक क्रस्ट एक ट्रफ के बीच में जो होती है ना लैम्डा, अपनी क्या होती है, डिस्टेंस होती है। तो मैंने ये 2L कैसे लिखा, तो आप देख सकते हो, जो अपनी ये पूरी क्या होगी, लेंथ होगी। तो लेंथ को मैं क्या लिख सकता हूँ, लेंथ, ये पूरी लेंथ होगी ना अपनी, तो लेंथ को मैं लिख सकता हूँ λ/2। यहाँ से जो लैम्डा हो जाएगी वो 2L के बराबर हो जाएगी, ठीक है। 2L के बराबर हो जाएगी, तो अपनी फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी पहली वाली आ गई जी, फंडामेंटल आ गई जी। और इसमें आपको कोई पूछे, देखो ओवरटोन जो होते हैं ना वो सीरीज चलते जाते हैं जी, अपनी क्या है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और फर्स्ट हार्मोनिक, ठीक है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और फर्स्ट हार्मोनिक, ठीक है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और फर्स्ट हार्मोनिक। अब मैं बात करता हूँ सेकंड हार्मोनिक की, तो इसमें बनेंगी दो वेव, ठीक है, दो लेयर बनेंगी, और इसको बोलते हैं अपन फर्स्ट ओवरटोन, ठीक है, इसको अपन बोलते हैं फर्स्ट ओवरटोन और सेकंड हार्मोनिक। तो इसमें खाली कुछ नहीं होता, जो फंडामेंटल का दो गुना होती है, ठीक है, फंडामेंटल की दो गुना होती है F2,
मैं F3 की बात करूँगा तो ये 3 गुना होगी, और F4 की बात करूँगा तो 4 गुना होगी। ठीक है, तो जो अपनी जो है इंटीग्रल मल्टीपल में बढ़ती चली जाती है। ठीक है, इंटीग्रल मल्टीपल में अपने हार्मोनिक बढ़ते चले जाएंगे, और इंटीग्रल मल्टीपल में अपने क्या बढ़ते चले जाते हैं, ये ओवरटोन बढ़ते चले जाते हैं। जो होगी अपनी फर्स्ट ओवरटोन। अब ये देखो 2 लेयर बन गई ना, एक ये वाली एक ये वाली, तो टोटल डिस्टेंस टोटल लेंथ कितनी हो गई, जो लेंथ जो हो गई ना वो पूरी अपनी लैम्डा के बराबर हो गई इस बार। जो अपनी लेंथ हो गई, क्यों, क्योंकि अपनी 2 नोड के बीच में क्या थी, λ/2। ठीक है, 2 नोड के बीच में अपनी थी λ/2, λ/2, तो टोटल लेंथ कितनी हो गई अपनी, एल ही तो हो गई। तो आप देख के इससे आप निकाल सकते हो। अब मैं बात करूं अगर अपनी नोट, अगर आपको नोट्स निकालनी हो, ठीक है, सेगमेंट आपको मालूम हो तो एक उससे बढ़ा देना। जैसे मान लो अपने यहाँ कितने सेगमेंट हैं, यहाँ अपने 2 सेगमेंट है। ठीक है, 2 सेगमेंट है, तो अपनी जो नोट बनेंगी वो 3 बनेंगी। अब बताओ 3 कहाँ कहाँ बनेंगी, यहाँ पे क्लोज्ड एंड दिखे। ठीक है, 1 2 3, 1 2 3, और 2 अपनी क्या बन रही है इसमें, एंटी नोड बन रही है। ठीक है, तो उसको एक बढ़ा देना, और एंटी नोड जितनी अपने सेगमेंट है उतनी अपनी एंटी नोड होगी। ठीक है, उतनी अपनी क्या होंगी, एंटी नोड होंगी। ठीक है, तो आपको ये जो है ध्यान में रखना है, आपको क्या करना है, अब इसमें ध्यान में रखना है। ठीक है, तो आपसे ये भी पूछ सकता है, अगर नोट 2 अगर अपन एक स्ट्रिंग को कट कर दें 3 पार्ट में, तो आपको मालूम है जो इनकी लेंथ होती है वो 1/, वो अपनी क्या हो जाती है, L/N हो जाती है। अगर आपने स्ट्रिंग में पढ़ी हो तो वो अपनी हो जाती है L/N, और जो K होता है वो N/K हो जाता है। ठीक है, तो L/N हो गई। अब मुझे इन सब की फ्रीक्वेंसी निकालनी है इंडिविजुअल, तो मैं ऐसे निकाल सकता हूँ, B = 2n। ठीक है, V = 2n प्लस B = 2n2। ये मैंने किससे निकाली, ये मैं इससे निकाल रहा हूँ, V = F लैम्डा। ठीक है, V = F लैम्डा से, V = किससे, F लैम्डा वाली से, तो आपकी ऐसे आ जाएगी। और जे वाली जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया, ये अपना सोनोमीटर का भी होता है, F = 1/2L अंडर रूट में 2 T/म्यू। ठीक है, अंडर रूट में T/म्यू। अब मैं बात करने जा रहा हूँ अपनी किसकी, वेव्स की। तो देखो वेव्स तो मैंने बता दिया, अब मैं इसको साउंड वेव से थोड़ा सा रिलेट करना चाह रहा हूँ। देखो, जो अपनी नॉर्मल वेव होती है, ऐसे ही लाइट वेव, तो लाइट वेव जो होती है ना वो अपनी गैस में तेज़ी से ट्रेवल करती है। जो वेलोसिटी होती है लाइट वेव की वो गैस में ज़्यादा होती है, फिर लिक्विड में, फिर सॉलिड में। गैस, लिक्विड, सॉलिड। और अपनी साउंड वेव पूरी उल्टी होती है, सॉलिड में सबसे ज़्यादा करेगी, फिर लिक्विड में, फिर गैस में। ठीक है, अब अपन बात कर रहे हैं स्पीड ऑफ साउंड की। तो देखो, अपनी जो स्पीड ऑफ साउंड है, स्पीड ऑफ साउंड का जो फॉर्मूला आता है वो आपको ध्यान रखना है। देखो, स्पीड ऑफ साउंड का जो फॉर्मूला आता है वो आता है अपना क्या, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी अपॉन रो। रो क्या होती है, अपनी डेंसिटी। ठीक है, ये अपना क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। इधर आप कोफिशिएंट बदलते जाओ, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी होता है ये, और ये अपनी होती है डेंसिटी। ठीक है, इधर आप कोफिशिएंट बदलते जाओ। अगर आपको सॉलिड चाहिए तो आप इधर बल्क मॉड्यूलस डाल दो। ठीक है, अगर आपकी कोई लीनियर चीज़ है तो आप यहाँ पे क्या डाल दो, गामा अपॉन रो डाल दो। ठीक है, तो ये वाला जो आपको बताया गया था, ये आपको बताया गया था किसने, ये आपको बताया था न्यूटन ने। ठीक है, ये वाला जो आपको बताया गया था, ये आपको बताया गया था न्यूटन ने। और किस पे बताया गया था, आइसोथर्मल प्रोसेस पे ही वैलिड था ये जो था अपना ना, आइसोथर्मल प्रोसेस पे वैलिड था। पर इससे जो अपना आंसर ये निकल के आ रहा था स्पीड ऑफ साउंड का, तो वो अपना 290 मीटर पर सेकंड कुछ निकल के आ रहा था। जबकि ये अपनी जो असली साउंड की जो आपको स्पीड होती है वो आपकी ये नहीं होती, वो आपकी अलग होती है। वो आपकी आती है 330 कुछ आती है, 330 कुछ आती है। तो वो बहुत ही करीब पहुंच गए थे न्यूटन, बस उन्होंने छोटी सी गलती कर दी थी। उसको सुधारने कौन आए थे, लाप्लास भाई। ठीक है, कौन आए थे अपने, लाप्लास भाई। उन्होंने क्या करा था, एडियाबैटिक कंडीशन में, ठीक है, एडियाबैटिक कंडीशन में उन्होंने निकाल दिया था जो अपना स्पीड ऑफ साउंड का जो फॉर्मूला निकाला था, वो निकाला था इनने ये वाला, गामा टाइम्स पी अपॉन रो, गामा इंटू पी अपॉन रो। ठीक है, आप इधर से अगर टाइम 5 में पूछे तो आप इधर से ये बदल सकते हो। अगर आपको याद हो तो ये आपने कौन से चैप्टर में पढ़ा था बताओ, ये आपने काइनेटिक थ्योरी वाले में पढ़ा होगा, आपने स्टेट ऑफ मैटर में पढ़ा होगा। ठीक है, केमिस्ट्री के। तो गामा, इसको गामा कह रहा हूँ मैं, रो = PM/RT लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, रो = PM/RT। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, P/रो = RT/M।
तो इसको मैं इसमें भी तो बदल सकता हूँ। जो क्या लिख सकता हूँ मैं, गामा टाइम्स RT/M। ठीक है, तो आपसे इससे भी काफ़ी बार सवाल पूछे गए हैं, इससे भी काफ़ी बार सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, इससे भी आपके काफ़ी बार सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, इस वीडियो में खाली इतना ही रखते हैं, ये आपकी वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी वरना। ठीक है, बाकी बचा जितना ही पार्ट है वो मैं आपका पार्ट 2 में दे दूंगा, उसमें आपका पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ नहीं बचा, थोड़ा सा ही पार्ट बचा है बस। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।